हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने अपनी परीक्षाएं मिड अप्रैल में रखी हैं। इससे संबंधित हमारी जो क्लासेस हैं ऑफलाइन क्लासेस पिछले ऑलमोस्ट 9-10 महीने से चल रहे थे, उसका सिलेबस है वो भी कम। लेकिन कुछ सीनियर स्टूडेंट्स और ऐसे कुछ हमारे बहुत ही मोनुमेंटल छात्र हैं, उनके अनुरोध पर चंद्रा आईएएस क्लास के फोरम, तो इसमें हम आपको इतिहास विषय के संदर्भ में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं क्विक रिवीजन की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आगे के वीडियोस में कोशिश करेंगे कि हिस्टोग्राफी या इतिहास लेखन से संबंधित बातें आपके साथ शेयर की। अभ्यर्थियों, यहाँ पर एक खास बात आपसे कहनी है ये कि जनरली छात्रों के साथ दिक्कत होती है कि जो इतिहास का परंपरागत सिलेबस है, उसको हम लोग बीए में एमए में पढ़ते रहते हैं, उसको लेकर के तो मास्टरी आ जाती है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टॉपिक हमारी शब्दावलियों से या हिस्टोग्राफी इतिहास के मूल्यों से जुड़े, इतिहास लेखन की दृष्टिकोण से जुड़े, उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं निश्चित रूप से हमें परेशान और हैरान कर देते हैं, जो कि बीच बीच में आते हैं। इसीलिए हम सीधी जो अपनी सकते हैं कि का वो रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सीधे ही बातों पर फोकस करें जिनको लेकर के लोग थोड़ा सा अनमनस्कता। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे इस परीक्षा का प्रारूप है उसमें 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए जो 60 अंक के होते हैं, और दूसरे जो 140 अंक के 70 क्वेश्चन होते हैं बंद है खास से होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, मिला करके 200 अंकों का ये प्रश्न होता है। और इस प्रश्न पत्र को अगर आप वेरीफाई करते हैं फिर आगे साक्षात्कार के लिए हो सकते हैं इस नंबर का। उस साक्षात्कार में और खासतौर से जो ये 140 अंक का पेपर है, इसके लिए जरूरी आपके इतिहास में फैक्चुअल जानकारी अच्छी हो, तथ्यात्मक जानकारी अच्छी हो, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं समझ अच्छी हो, ताकि आप 4 ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन पर टिक कर सकें। तो हम सीधे आपसे बात करना कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जो इतिहास का पेपर हायर एजुकेशन में आता है, ये दो हैं, एक इतिहास के नाम से आता है और दूसरा आता है प्राचीन इतिहास के नाम से। तो जो इतिहास के नाम से आता है जिसका कोड 30 है, से इस इस कोड के अंतर्गत जो सिलेबस रखा गया है, सिलेबस के अंत में जो शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों की कोशिश करते हैं न केवल आपको बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी की, हम एक सीरीज में करने की कोशिश करते हैं ताकि इससे जुड़ी आपको एक कहानी के रूप में याद हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टर्म है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। अब ये जो फ्यूडलिज्म है, ये अगर हम यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये 9th से 16th सेंचुरी तक, 9वीं से 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड और यूरोप व्यापक रूप से प्रचलन में रहा। फिर 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक एक टर्म आता है मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद। ये वाणिज्यवाद सामने आया। अब जो वाणिज्यवाद है, इसके ही परिणाम स्वरूप यूरोपीय शक्तियों ने, खासतौर से जिन्होंने नेविगेशन के माध्यम से भौगोलिक खोजें की, उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर, और उपनिवेश का परिणाम ये हुआ कि उनका जो साम्राज्य है न केवल यूरोपीय कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट के बाहर अमेरिका का, एशिया में भी प्रसारित होने लगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जब वणिकवाद 16वीं शताब्दी में किन्हीं कारणों से अपने अवसान या अपने पतन की ओर गया, तो उसने रूप रख लिया अपना पूंजीवाद और समाजवाद के रूप। क्योंकि इसके बीच में आपको मालूम है एक औद्योगिक क्रांति हुई,
उस औद्योगिक क्रांति के कारण जिस प्रकार की अपेक्षाएं हुई, उसने पूंजीवाद को जन्म, जब पूंजीवाद को जन्म दिया तो उपनिवेशवाद भी और साम्राज्यवाद, ये दोनों एक नए रूप में सामने आए। और उसकी जो परिणति हुई, उसका जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया हुई, वो समाजवादी विचारों में हुई। विचारों में भी सबसे महत्वपूर्ण था मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद का वैज्ञानिक स्वरूप रखा, इसलिए मार्क्सवाद ज्यादा इंपॉर्टेंट और विस्तृत होने में काम किया। ये व्यवस्था कमोबेश चलती रही, लेकिन 20वीं शताब्दी के अर्ध में फासीवाद और नाजीवाद क्रमशः इटली और जर्मनी में डेवलप हुआ। इसीलिए हमने नाजीवाद, पूंजीवाद और समाजवाद को एक सीरीज में रखा कि एक प्रकार से वणिकवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रिएक्शन में सामने आए। ये सारी व्यवस्था चलती रही हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। और जैसा कि आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाजीवाद है वो तो खत्म हुआ। नाजीवाद के खत्म होने के बाद से पूंजीवाद और मार्क्सवाद है, इसके दो केंद्र बने, पोल्स बने। पूंजीवाद का पोल जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, यूएसए से इसका नेतृत्व कर रहा था, और जो यूएसएसआर है उसने मार्क्सवादी पोल है इनका नेतृत्व कर रहा था। इस बाइपोलर वर्ल्ड में जो बीच में युद्ध नहीं हुआ, उस दौरान जो तनातनी रही, एक कह सकते हैं कि युद्ध का माहौल रहा यद्यपि युद्ध नहीं हुआ, उसी को कहा जाता है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। और उस कोल्ड वॉर के बाद जब अब देखते हैं कि मार्क्सवाद का पतन हुआ, यानी यूएसएसआर का पतन हो गया और मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो एक अप्रासंगिक हो गई, वो सिर्फ विचारों में सीमित हो गई। तो उसी का परिणाम ये हुआ कि जो मंडलीकरण और उत्तराधुनिकता जैसे टर्म सामने आने लगे, यानी ग्लोबलाइजेशन और पोस्ट मॉडर्निटी टर्म्स हैं, ये सामने आने लगे। और साथ ही साथ नवोपनिवेशवाद और कॉमनवेल्थ और गुटनिरपेक्ष, यानी जो नियो कॉलोनिज्म है और जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देश हैं, ब्रिटेन और उसके भूत थे, से जुड़ा हुआ कॉमन किसी दुनिया के देश थे, अपना एक नया आंदोलन शुरू किया, इसे कहा गया गुट नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम। तो जितने भी टर्म्स हैं ऑलमोस्ट सभी इसके अंदर कवर कर दिए। ये हमने संक्षेप में आपको बताया कि आप कैसे जुड़ी हैं। अब हम इनको एक एक करके आगे आपके साथ विस्तृत विवेचना करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सामंतवाद। इस सामंतवाद की पृष्ठभूमि ही जो मिडवेल और मॉडर्न यूरोप है आगे बढ़ा है। सामंतवाद या जो है, जो फ्यूडलिज्म है, इस फ्यूडलिज्म की खास बात ध्यान में आपको रखना है कि फ्यूडलिज्म में आखिर क्या होता है। फ्यूडलिज्म में कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि फ्यूडलिज्म एक तो एक इंटीग्रेटेड, यानी एक एकीकृत या समेकित या संश्लिष्ट या सिंथेटिक जो प्रणाली है, इसे कहा जाता है। ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इसके अंतर्गत जो राजनीतिक विचारधारा है, जो सामाजिक विचारधारा है, सांस्कृतिक धार्मिक विचारधारा है, ये सभी चीजें आपस में मिली जुली होती हैं। और ये इतनी इस प्रकार से मिली जुली होती है, इतनी ज्यादा सिंथेसाइज होती हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो एक एकीकृत प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि सामंतवाद जो होता है वो भू आधारित सिस्टम है, लैंड बेस्ड सिस्टम है। ये भू आधारित प्रणाली है। भू आधारित प्रणाली का सीधा सा ये होता है कि इसका जो संबंध है व्यापार, वाणिज्य या उद्योग से नहीं है, कृषि है, उस कृषि उपज से। यानी ये एक प्रकार से एग्रेरियन सिस्टम है। एग्रेरियन सिस्टम होने के कारण इसमें एक प्रकार की हायरार्की मिलती है, इसमें एक प्रकार का सोपानी क्रम मिलता है। सोपानी क्रम मिलता है। सोपानी क्रम का मतलब क्या हुआ? सोपानी क्रम का मतलब हुआ कि इसमें सारी जो जमीन है राजा की मानी जाती है, और जो राजा है वो वास्तव में क्या करता है कि उसके उसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे, कंपेरेटिवली छोटे भूमिधर होते हैं, और उन कंपेरेटिवली छोटे भूमिधर के भी अंतर्गत और छोटे भूमिधर के नीचे भी कुछ। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें देखा जाए तो किंग सबसे ऊपर होता है, और किंग के बाद धीरे धीरे
ये सिस्टम नीचे की तरफ काम करना शुरू करता है, और ये जो नीचे की तरफ काम करना शुरू होता है, उसी में ये और इसके लैंडलॉर्ड या भूस्वामी इसमें आते रहते हैं। इसमें एक प्रकार से ये एक बड़ा भूस्वामी हो, फिर इसके नीचे थोड़े कंपेरेटिवली छोटे छोटे भूस्वामी। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये क्या एक हायरार्की बना देता है, जो आकार आकृति। और इसके सबसे नीचे जो होते हैं वो कृषिदास होते हैं। कृषिदास यानी सर्फ होते हैं। तो ये लैंडलॉर्ड और सर्फ, इनके बीच, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आपने जब मॉडर्न इतिहास पढ़ते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं लॉर्ड की टाइटल लगी होती है, लॉर्ड विलेजली, इसी तरह से अर्ल, है ना, इसी तरह से छोटी छोटी चीजें लगी रहती हैं, टाइटल्स लगे रहते हैं। तो सबसे ऊपर तो क्राउन हुआ करता था, क्राउन, महाराजा धीराज, ये सबसे ऊपर होता था, और उसके नीचे फिर अर्ल होते थे, ठीक है ना। वो जो लॉर्ड और अर्ल हैं, ये क्रमशः नीचे के भूमिधर। लॉर्ड अर्ल के बाद फिर नीचे नाइट्स होते थे, यानी ऐसे सैनिक सामंत के पास कुछ जमीनें होती थी, वो अपनी सेवा के बदले कुछ जमीनें थी, यहाँ पर नाइट्स हुए। और अंत में होते थे सर्फ। और इन सब की जीविकोपार्जन का आधार क्या होता था? खेती। तो इसका मतलब हुआ कि संपत्ति और सम्मान की गणना समाज में वो के स्वामित्व पर होती थी, कि किसके पास कितनी। व्यापार वाणिज्य जैसी कोई चीज नहीं इतनी थी, जो कुछ भी था वो इंटरनल एक्सचेंज के लिए था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऑलमोस्ट निल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह के आप ध्यान रखिएगा, ये किसकी है? सामंतवाद की एक व्यवस्था है। तो सोपानी क्रम यानी एक हायरार्किकल सिस्टम। दूसरा लैंड बेस्ड सिस्टम, यानी कृषि और कृषि भूमि, कृषि आधारित ये सिस्टम था। और सबसे बड़ी बात है समेकित प्रणाली। इसमें हम राज्य व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये सब आपस, यही व्यवस्था ये 9वीं शताब्दी से लगाकर के 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड और यूरोप की विशेषता रही। भारत में भी इस प्रकार के सामंतवाद की बात, जो कि आप जानते हैं कि भूमिदान से शुरू हुई, और भूमिदान का जो प्रचलन है वो हमारे यहाँ अभिलेखित रूप से सातवाहनों के समय से मिलता है। यानी मौर्योत्तर काल में सामंतवाद की शुरुआत हुई थी, और यही मध्यकाल में पहुंचते पहुंचते हर्षवर्धन के समय या उत्तर काल में ये अपने पीक पर पहुंची। तो जो चीज हमारे यहाँ इस ढंग से घट रही थी, थोड़ा थोड़ा भारतीय सामंतवाद का स्वरूप अलग भी है कि यहाँ पे जाति प्रथा थी, लेकिन फिर भी ये जो समेकित प्रणाली है, यानी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ये सब आपस में मिले जुले रहें, से साथ सिंथेसाइज रहें, किसी को अलग एनालिटिकल ढंग से इनको ना का अध्ययन किया जाए, और साथ में लैंड बेस्ड होना, कृषि उपज पर आधारित होना, और साथ में सोपानी क्रम। आपने सुना महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, फिर महाराज, फिर राजा, इस प्रकार की जो टाइटल्स हैं, उसी तरह की टाइटल्स हुआ करती थी, जैसे क्राउन, लॉर्ड, अर्ल, नाइट। इसी प्रकार के ये सोपानी क्रम पर सामंतवाद भारत में भी, लेकिन ये इसकी कुछ अलग विशेषताएं भी। हमने आपको अभी फिलहाल इंग्लैंड और यूरोप का फ्यूडलिज्म बताया, जिसकी ये 3 खास विशेषताएं थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब इन विशेषताओं का परिणाम ये हुआ, विशेषताओं के परिणाम स्वरूप जब स्थिति ये आई कि जो व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित रही, उसी का परिणाम ये रहा कि कृषि व्यवस्था पर आधारित होने के कारण ये एक प्रकार से बंद व्यवस्था थी। ऐसा सिस्टम था, एक क्लोज सिस्टम था, ये क्लोज इकोनॉमी थी, इसमें विस्तार की संभावनाएं ऑलमोस्ट नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी के पहले पहले तक कुछ नई घटनाएं घटती, और उन घटनाओं की इस बात है, इसमें आपने सुना होगा या पढ़ा भी हो सकता है, इसमें एक नाम आता है भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, जिसमें कि नौवहन के माध्यम से वो दुनिया के विभिन्न रास्तों की खोज करनी शुरू की। इसकी शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल से हुई, और खासतौर से इटालियन नाविकों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इसी का परिणाम रहा कि अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, अमेरिका और दक्षिणी। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की डिस्कवरी शुरू हुई, इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रेस। और जब वो प्रेस शुरू हुआ तो सब की शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, और उन्हीं सबका एक मिला जुला असर रहा धर्म सुधार आंदोलन और नरजागरण के रूप में। ये सारी प्रक्रियाएं आप देखते हैं शताब्दी के स्टार्ट होती थी रूप,
खासतौर से इटली में या स्पेन और पुर्तगाल में, ये अपनी अपनी विशेषताएं हैं, है ना। हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ से लोगों का दिमाग खुला। और जब लोगों का दिमाग खुला, तो उसने बंद व्यवस्था की तुलना एक विस्तृत, एक कह सकते हैं कि वैश्विक विजन है, वो डेवलप होना शुरू। और जब वैश्विक विजन शुरू हुआ, तो व्यापार करना शुरू किया। अब ये जो व्यापार करना शुरू किया, इसी टेंडेंसी को कहा जाता है मर्केंटिलिज्म, वणिकवाद या वाणिज्यवाद। इसीलिए जैसे ही पुनर्जागरण की से 16वीं शताब्दी से लगा करके और 18वीं शताब्दी तक देखें, तो ये वणिकवाद। हम यहाँ पर भारत का एक छोटा सा रेफरेंस, आप जानते हैं कि भारत की खोज 1498 में की। अब ध्यान से देखिए, 1498 क्या, एक प्रकार से 15वीं शताब्दी समाप्त हो रही, 16वीं शताब्दी, और 1600 तक पहुंचते पहुंचते, यानी वहां से अब आपकी शुरुआत होने वाली है 18वीं शताब्दी। वहां से पहले पहले यहाँ पर सारी कंपनी, सारे जो है व्यापारी भारत में आ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में उनका कोई साम्राज्य स्थापित हो। यही बात आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यापार की बढ़ोतरी, ये जो व्यापार था, इसकी खास बात को ध्यान, सामंतवाद के कुछ विशेष लक्षण बताए, वैसे ही हम आपको मर्केंटिलिज्म या वणिकवाद के भी कुछ लक्षण बता। वणिकवाद का एक जो पहला लक्षण था, इसमें ट्रिपल जी यानी 3G से आजकल होता है 3G 4 5G से ही 3G, इसकी विशेष भूमिका। जी क्या है? ये 3G है गोल्ड टी और गॉड। व्यापारियों का सीधा सीधा मंतव्य होता था कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार में लाभ कमाएं। व्यापार में लाभ कमाने का मतलब, लाभ कमाने का मतलब है हमारा जो आयात है वो मिनिमम रहे और जो निर्यात है वो मैक्सिमम हो। अधिक से अधिक हम निर्यात करके और कम से कम आयात करें, ताकि हमारा जो भुगतान संतुलन, हमारा जो व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड है, फेवरेबल रहे, हमारे अनुकूल। और इसका परिणाम क्या होगा हमको, और जिसके पास जितना गोल्ड, वो राज्य उतना ही शक्तिशाली होगा, कि जितना उसके पास गोल्ड होगा, उतनी ही वो ज्यादा अच्छी सेना रख सकेगा, शासन उतना ज्यादा चुस्त दुरुस्त रख सकेगा। तो स्वाभाविक है कि उसकी शक्ति अपेक्षाकृत दूसरे से बढ़ेगी। तो गोल्ड कमाना व्यापारियों का भी और राज्य दोनों का ही मेन लक्ष्य हुआ करता। इसके बाद ग्लोरी, जब गोल्ड आएगा और गोल्ड के साथ साथ उसकी शक्ति बढ़ेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल, स्वाभाविक है कि राष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो भी, जैसे कि आपने देखा कि इंग्लैंड को लोगों ने जानना शुरू कर दिया, मानना शुरू, शक्ति का लोहा सभी पूरे विश्व मानने लगा। उसी प्रकार से अगर इधर देखें तो फ्रांस है। इसका मतलब हुआ कि ग्लोरी, राष्ट्र की जो है, जो उसकी गरिमा है, इसी पर डिपेंड कर रही थी, इतनी ही उसकी राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति विकसित हो सकेगी। और इन सब को एक सुनहरा आवरण देने के लिए गॉड का प्रयोग। गॉड का मतलब ये है कि हम ये सब बाहर जा करके ज्यादा से ज्यादा दुनिया में आई जो करने जा रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, इसके साथ सीधे सीधे ये है कि हम जो अपना धर्म है, जो यहाँ पर क्या है, ईसाई धर्म, उस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर। इसीलिए इन व्यापारियों के साथ साथ मिशनरियां भी आ गई, और मिशनरियों ने उसके ऊपर एक कवर डाला। जो भी ये एक्सपेडिशन किए, जो भी ये अभियान किए जा रहे हैं, वास्तव में अपने प्रचार प्रसार के लिए किए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हमारे मिडल पीरियड की शुरुआत होती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो भी आक्रांता यहाँ पर आते रहे, चाहे गजनबी हो या आगे के जो भी मुगल हों, के साथ साथ आपने देखा कि सूफी भी, और उन्होंने एक प्रकार से वहां धर्म की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। तो ये एक सामान्य, कह सकते हैं कि सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्य प्रक्रिया में ये होती है कि पहले व्यापारी जाते हैं, जब व्यापारी रास्ता बना लेते हैं, तो उनके साथ साथ मिशनरियां जाती हैं या संत जाते हैं, और फिर संत के साथ साथ फिर यहाँ पर सेना आती है। और ये एक प्रकार से विस्तारवाद की एक परंपरागत कह सकते हैं परिणति रही, दुनिया में रहा। सबसे पहले व्यापारी खिड़की खोलते हैं, खिड़की को चौड़ा करने का कारण मिशनरीज हैं, संत हैं, धार्मिक लोग, वो लोग जाते हैं ताकि कल्चर के साथ मेलजोल शुरू हो, कल्चर के साथ परिचय शुरू हो, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ने कमांड मिली थी।
कहने का मतलब ये हुआ कि गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, ठीक है, ये तीन जो जी हैं, ये वणिकवाद की सबसे, और यही कारण है कि यहां पर आकर के, चाहे वो ब्रिटिश कंपनी रही हो, पोर्तुगीज कंपनी, चाहे वो डच कंपनी रही, सभी ने गोल्ड ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश की, और इसी गोल्ड शब्द प्रयोग तथा बुलियन, बुलियन कमाने की कोशिश हमेशा, बुलियन जितना अधिक होगा उतनी ही देश की ग्लोरी बढ़ेगी, और जितनी ग्लोरी बढ़ेगी, सब किस लिए किया जाएगा, तो ये सब ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि स्वार्थ में कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि ये हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए, 4%, इस प्रकार की। तो इससे कह सकते हैं कि क्या क्या शुरू होगा, इससे शुरू होगा कि जो गोल्ड है अगर वो हमारा यहाँ से वहां शिफ्ट होगा, कहीं भी किसी भी देश से दूसरे देश में शिफ्ट, तो निश्चित रूप से इससे वेल्थ ड्रेन होता है। जब वेल्थ ड्रेन होता है, धन निकासी होती है, तो निश्चित रूप से एक देश से ये वेल्थ हो रहा होता है, वो गरीब हो रहा होता है, और जहां पर ये हो रहा होता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है तो भारत से वेल्थ ड्रेन हो रहा था ब्रिटेन को, तो जो ब्रिटेन है वो अमीर होता जाएगा, भारत है वो गरीब होता जाएगा। अब स्वाभाविक है, ग्लोरी किसकी बढ़ेगी, जो भारत है वो श्रीहीन होता जाएगा, पतिहीन होता जाएगा, उसकी जो चमक है वो खोती जाएगी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की जो चमक है वो बढ़ती चली, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो विनिमय है, जो एक दूसरे के साथ जो लेन देन है, वो समानता के सिद्धांत पर, वो डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित हो, विषमता के आधार पर, तो विषमता के आधार पर विनिमय करना, एक्सचेंज से, डिस्क्रिमिनेटरी एक्सचेंज, और उसके साथ साथ वेल्थ ड्रेन या निकासी, और धन निकासी के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना है कि मदर कंट्री पावरफुल बने। मदर कंट्री का मतलब हुआ जहां से व्यापारी आए हुए हैं, उस मूल देश को मदर कंट्री या मातृ देश कहा जाता है, और जिस देश से ये संपत्ति ले जा रहे हैं उसी को कहा जाता है देश, कॉलोनी। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर दो शब्दों पर ध्यान रखना है आपको, एक शब्द है कॉलोनी या निवेश, और दूसरा शब्द है मदर कंट्री या मातृ देश। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि है ये, और ये कौन है, ये, तो इंडिया से यूके की तरफ संपदा जाएगी। इसीलिए जॉन सुलिवान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो ब्रिटिश व्यवस्था है वो भारत में एक स्पंज की तरह काम करती है। कैसे स्पंज की तरह काम करते हुए वो गंगा के तट से सूखती थी और टेम्स के किनारे निचोड़ देती, यही वेल्थ ड्रेन। ये वेल्थ ड्रेन थ्योरी में आपने देखा कि किस तरह से जो उपनिवेशवाद है इसकी शुरुआत, उपनिवेशवाद की जो बेसिकली किस आधार पर हुई, इसी कारण से होनी कि जो मदर कंट्री है, वो मदर कंट्री किस तरह से उपनिवेश से अपनी जो संपत्ति है उसको से ले जाए। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जितना भी गोल्ड इकट्ठा होता गया यूरोप, खासतौर से इंग्लैंड में, उसी का परिणाम ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके पास धन संचय ज्यादा, धन संचय का मतलब यहाँ पर यन के संचय से है, एडिशन ऑफ यन, या कह सकते हैं गोल्ड सिल्वर इकट्ठा होता, संपत्ति बढ़ गई, और जब ये धन संचय हुआ तो इन्होंने धीरे धीरे जो व्यापार है उसको, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करनी शुरू, यानी यहां पर एक प्रकार से पृष्ठभूमि किसकी बनी, औद्योगिक क्रांति की, औद्योगिक क्रांति, जिसको खास तौर से माना जाता है 1750 ऑनवर्ड। तो 1750 यानी 18वीं शताब्दी का मतलब, तो ध्यान रखना है आपको कि बड़ी बात कब तक चलेगा, से 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। अब जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती, इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियां लगानी शुरू, जब इन्होंने फैक्ट्रियां लगानी शुरू की इंग्लैंड में, ऐसे थे, मशीनें थी, इन्वेंशन हुआ, फैक्ट्रियां लगानी, अब वो जब फैक्ट्रियां लगानी शुरू की, के पास मटेरियल नहीं था, कि वो जिस प्रकार के भौगोलिक पृष्ठभूमि में है उसमें निश्चित रूप से ज्यादा कच्चा माल नहीं है, जब रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या करना था, अब उन्होंने अपने उपनिवेशों से आयात करना शुरू की, वहां से रॉ मटेरियल मंगाना। तो इसका मतलब हुआ कि जो उपनिवेश अभी सिर्फ गोल्ड कमाने के एक साधन थे, वो एक क्या बन गए, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल है, इस कच्चा माल के स्रोत के रूप में, कच्चे माल का स्रोत के रूप, इसका मतलब जैसे यहाँ से अब चाय, कपास, जूट, इस तरह की चीजें जाने लगी,
और इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंग्लैंड में हो। पहले कपड़ा जाता था, लेकिन कपड़ा रोक दिया गया और कपड़े की जगह पर कपास जाएगा। जब कॉटन जाएगा तो कॉटन जाकर के वहां पर कपड़ा बनेगा, और फिर निर्यात होकर आयात पुनर्आयात होकर भारत आएगा। यानी इन्होंने कच्चे माल का निवेशवाद में थोड़ा सा, और उस स्रोत के साथ साथ इन्होंने निर्मित सामान का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाजार के रूप में। इस तरह की उपनिवेश क्या बन गया, या कच्चे माल का स्रोत और मदर कंट्री का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, यानी उनके निर्मित सामानों का वो बाजार बनने लगा। तो पहले तो कच्चे माल के स्रोत के रूप में पैसे को ले जाएंगे, कार से कच्चा माल अगर जाते हैं, स्वाभाविक है कि हमारा ही कच्चा माल गया और फिर निर्मित होकर के हमारे पास ही वापस आ गया, किस आया, और बाजार बना। जैसे आप देखते हैं कि किसान जब आलू या टमाटर उपज का उत्पादन करता है, तो यहीं से फैक्ट्रियां हैं वो आलू, और उसके बाद उन्हीं किसान के बच्चों को चिप्स बना, सॉस बनाकर, सॉस बना तो उन्हीं को बेच देंगी। लेकिन एक टमाटर या एक है, उसकी तुलना में जब सॉस चिप्स बन गया, इतने गुना और बढ़ गया। स्वाभाविक है कि इसी प्रकार से बाजार भी बना। अब ब्रिटेन जैसे देशों में या मदर कंट्रीज में, केवल इंग्लैंड और भारत का उदाहरण दे रहे हैं, से तो जब कंट्री करें तो दूसरे देश जैसे डच है, पुर्तगाल है ना, हो गया, और फ्रांस है, जर्मनी है, देशों की बात हो रही है। तो इसके साथ साथ जब वहाँ के सारे लोग लग गए सिर्फ काम इसके औद्योगिक उत्पादन में, स्वाभाविक है कि अब रुचि है वो निग्लेक्ट होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, जो खाद्यान्न है, खाद्यान्नों की आपूर्ति कहाँ से कराते, इन्हीं उपनिवेशों से कराते। उपनिवेशों के खाद्यान्न को सस्ते में खरीद लिया, उस पर अपना टाइम नहीं खराब। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, प्रकार के उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती नहीं करते, अपने खाने के लिए भी खेती नहीं करते, मालूम है कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो दे करके, और जो सब्जी, आटा, दाल, चावल है, खरीद लेंगे, और बाकी का टाइम है, टाइम बजाय इस तरफ कम उत्पादक लगाने की तुलना में वो अपना जो है वो लगाएंगे, व्यापार बन। वही काम मदर कंट्रीज। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वणिकवाद के समय से ही उपनिवेश शुरू हुआ, लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, देशवाद ने एक नया रूप लिया, और उस नए रूप में वो क्या बन गया, कच्चे माल का निर्मित वस्तु बाजार, ज्ञान की आपूर्तिकर्ता, यानी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स देश से होती थी मदर कंट्री को। कॉलोनी या पेज हैं, ये क्या बन गए, ये मार्केट बन गए, सोर्स ऑफ मदर कंट्रीज के लिए। उम्मीद है कि यह बातें आपको जा रही होंगी। आगे हम चलें। अब इसी उपदेश का परिणाम हुआ कि इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना। अब अपना फिर भारतीय इतिहास के उदाहरण से देखिए। आप देखते हैं कि 1757 के बाद से ही इन्होंने राजनीतिक रूप से जो अपना वर्चस्व है उसकी काशी युद्ध से माना जाता है। 57, 17 क्या है, 18वीं शताब्दी। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे वणिकवाद का पतन हो रहा है और नया नया देश तो पहले से चले जा रहे हैं, लेकिन वणिकवाद का पतन हुआ, वैसे वैसे ये अपना राजनीतिक जो प्रभाव है, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़। इसके बाद से आप लगातार देखेंगे क्षेत्रों का विलय करते जाएंगे, 1857 तक लगातार विलय करते एक साम्राज्य के रूप में। इसका मतलब ये हुआ, जो उपनिवेशवाद था, जो उपनिवेशवाद था, ये वास्तव में शक्तियों का था लक्ष्य, गोल था, अल्टीमेट, वो आर्थिक विदोहन करना था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना था कॉलोनीज का, और उसका जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वह साम्राज्य। इंपीरियलिज्म जो है वो उसका साधन है, टूल है। यानी यहाँ पर वो राज सत्ता इसलिए स्थापित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के यहाँ पर राजनीतिक शासन प्रशासन चला करके और अपनी ग्लोरी को बढ़ाना चाहते नहीं। तो यहाँ की राज सत्ता सिर्फ इसलिए लिए हुए हैं कि ऐसी पॉलिसीज बना सकें, इस प्रकार के हथकंडे अपना सकें, यहाँ की जो सेना और पुलिस है अपने कंट्रोल में रख सकें, प्रशासन को अपने
हैं ताकि यहां से अधिक विदोहन कर सके। यानी औपनिवेशिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद क्या है? साधन है। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाना, क्षेत्र का विस्तार करना, वो साधन है। आपने सुना होगा कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबा। इसका मतलब ये हुआ कि वो साम्राज्य इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा था क्योंकि ब्रिटेन की ग्लोरी को बढ़ाने की कोशिश की जाती, इसलिए बढ़ाया जा रहा था दुनिया से अधिक उसका विरोध कर सकें, उस संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने मदर कंट्री के हित में या ब्रिटेन के हित में। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अब यही दोनों चीजें हमारी कब तक चलती रहती हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1945 तक। 1945 के बाद आप देखते हैं जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है, इसके आगे शब्द लग जाते हैं, नौ साम्राज्यवाद या नौ उपनिवेश। ये नौ साम्राज्यवाद और नौ उपनिवेशवाद क्या ये है? अब अमेरिका के नेतृत्व में देश है और यूएसएसआर के नेतृत्व में कम्युनिस्ट देश थे। इन्होंने सीधे कॉलोनी के रूप में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम नहीं किया और ना ही सीधे सीधे उनके संसाधनों का, बल्कि इसकी जगह पर उन्होंने क्या किया? इसकी जगह पर उन्होंने इस प्रकार का अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, इस प्रकार से अपना प्रभाव बढ़ाया, इस प्रकार से वहां की जो लोकल सरकार है उस लोकल सरकार के ऊपर इस प्रकार से अपने स्थिति को मजबूत रखा, उसको इस तरह से मजबूत किया कि वो सरकार, डोमेस्टिक सरकार है, जो कॉलोनी की सरकार है, की जो राज व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है, बजाय अपने देश का हित करके वो इन औद्योगिक देशों या कह सकते हैं पूंजीवादी देशों और कम्युनिस्ट देशों के पक्ष में काम करे। तो इस मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट बल्कि इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल था। वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा प्रभाव था कि वो जैसा चाहेंगे वैसी उनकी बनेगी। तो वो क्या चाहेंगे? चाहेंगे कि वो हमारे पक्ष में अपने काम करें। जैसे आप देखते हैं आज पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश हैं, जिनकी जो आर्थिक नीतियां होती हैं या उनकी जो यहाँ जो राजसत्ता होती है, इसके इशारे पर चलती रहती है। पता चला कि अमेरिका डीप स्टेट कहते हैं, अमेरिका के अंदर भी स्टेट है, यानी इस प्रकार के जो तत्व हैं जो लाभ लेना चाहते हैं के पक्ष में अपना, इस प्रकार की टेंडेंसी कहा जाता है नियो कॉलोनिज्म और नियो इम्पीरियलिज्म का मतलब अब हम राजनीतिक वर्चस्व सीधे सीधे कायम न करके इनडायरेक्ट कायम करेंगे, और नियो कॉलोनिज्म का मतलब हो कि हम सीधे सीधे वहां आर्थिक विरोध के ऊपर ऐसा प्रभाव डालेंगे कि उनकी आर्थिक नीतियां ही हमारे पक्ष में आ जाए। तो इसका मतलब कि जब हम डायरेक्ट विद्रोह करते थे तो बात था, और जब हम अब भाव के रूप में इनडायरेक्ट विद्रोह, अप्रत्यक्ष रूप से जब हम डायरेक्ट राजनीतिक कंट्रोल करते थे तो बात था। अब जब हम प्रभाव के रूप में इनडायरेक्ट कंट्रोल करते, साम्राज्य, नौ साम्राज्य। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो पूंजीवाद है, इसकी जो शुरुआत है वो मान ली 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसके माध्यम से जो एडम स्मिथ है उसने बात की, और पूंजीवाद में वणिकवाद की जो है उनकी किया कि भाई व्यापार से नहीं बल्कि उद्योग के माध्यम से भी, तो उद्योग स्थापित होने के बाद में अभी है ना कि औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत का डेवलपमेंट हुआ। इस प्रकार से डेवलप, जिनके पास पूंजी थी, पास इंडस्ट्री थी, कारखाने थे, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने लगे, और जो कार लोग थे का पूरी तरह एक प्रकार से जो समाज है वो दो भागों में बट गया। एक भाग था पति, दूसरा मजदूर। ये भाग पूरी तरह से उपेक्षित था और ये लगातार धन से बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर फिर समाज में एक विषमता आई, और इसी विषमता के खिलाफ समाजवाद है वो सामने आया। समाजवाद के, समाजवाद को बहुत, समाजवाद का मतलब जब हम कोई भी व्यवस्था बना हो, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था की जो यूनिट है, इकाई है, व्यक्ति ना होकर सोसाइटी अगर है, उसे समाजवाद। और जब यूनिट व्यक्ति होता है
तो उसको हम, ठीक है ना। अब जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं भारतीय संविधान से, आपने देखते हैं भारतीय संविधान में चार, चैप्टर 3 अधिकार से संबंधित, चैप्टर 4 तत्वों से संबंधित। जो अधिकार है, मानवाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे निर्देश हैं कि समाज को अधिकार एज ए होल, वो एक कम्युनिटी को मिले, समाज को मिले, इंडिविजुअली नहीं मिले, सबको सामूहिक रूप से मिले, कलेक्टिवली मिले। तो जब हम कलेक्टिवली समाज को इकाई बना करके बनाते हैं, कोई अडॉप्ट करते हैं समाज में, और जब हम उसको इंडिविजुअल करते हैं, जीवाद का ही जो मन है राजनीतिक रूप तंत्र में, इसीलिए भारतीय परंपरा में होता है कि हम उदारवादी लोकतंत्र करके समाजवादी लोकतंत्र, तंत्र भी है, फंडामेंटल भी है, समाजवाद स्पेल भी है। तो यहाँ पर समाजवाद की कई विचारधाराएं सबसे ज्यादा साइंटिफिकली एनालाइज की गई, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जिसको स्थापित किया मार्क्स ने किया। इसीलिए जो मार्क्सिज्म सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म स्वादी जो समाज वो सामने आया 18वीं शताब्दी के बीच में, यानी 1800, जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद मार्क्सवाद ही कम्युनिज्म कहलाता। मार्क्सवाद परिणति है ऐसे कम्युनिस्ट सोसाइटी में जहां पर कोई वर्ग नहीं, तो जब क्लासलेस सोसाइटी उसे कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसीलिए समाजवाद सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली विचारधारा, और मार्क्सवादी विचारधारा ने पूंजी इस आधार पे किया कि ये मजदूर अच्छा करता, सिर्फ पूंजी, इसीलिए आपने कहा कि ये पक्ष में फिर अब जो पूंजीवादी और विचारधारा लगभग 1848 के बाद से शुरू हुई, और इसके आधार पर एशियन क्रांति हुई 1917, ये बाकायदा एक राजनीति स्थापित हो गई। इसके पहले विचारधारा थी, विचारों में थी, किताबों में थी, अब वो बाकायदा जमीन पर उतार दी गई, वो वास्तविकता के धरातल पर उतारी गई, है ना। एशियन क्रांति ये बाकायदा धरातल पर, अब ये जब धरातल पर उतार आई तो स्वाभाविक है कि इसकी कुछ बातों को, आदि बात, दोनों ही विचारधाराओं का एक अवसरवादी प्रयोग हिटलर और मुसोलिनी, और उसी के कारण से नाजीवाद, लेकिन ये कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, ये अनेक विचारधाराओं का एक प्रकार से कह सकते हैं कॉकटेल था, और वो भी अवसरवादी कॉकटेल था। तो जिस तरह के हिसाब से वो मार्क्सवादी, समाजवादी, अतिवादी कुछ भी बन जाते थे, उस प्रकार की विचारधारा के कारण ही एक डिस्टरबेंस हुआ दोनों के बीच में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजीवाद है उसका तो समापन हो गया, अधिनायकवाद करके कह दिया गया कि भाई वादी ढंग से इन्होंने अपने ही देश को, यानी सोचा ही नहीं, सिर्फ इटली के बारे में सोचा, के बारे में सोचा ही नहीं, इसका तो परिणाम बहुत अति स्वार्थ में सत्ता पाने के लिए, इसलिए आप देखते हैं व्यक्तियों तक कोई विचारधारा नहीं, सोलने की खत्म बाद, और हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप देखते फिर से कल पूंजीवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा इसमें आ गई, और इसी को कहा जाता है यूएसएसआर से, इसको पूरी दुनिया जो है सकते हैं कि दो इसमें बढ़, और जितने भी इन प्रवेशवाद से और साम्राज्यवाद से निकले हुए देश थे वो सब तीसरी दुनिया, भारत, श्रीलंका, ये सब क्या है, या फिर अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश ये सब कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट आया। अब थर्ड वर्ल्ड को तो कर दिया गया किनारे, और इन दोनों के बीच में आपस में एक कह सकते हैं कई पैदा, अब ये जो द्वंद था, ये जो तनाव था, टकराव था, ये विचारधारा पर आधारित, और मजे की बात यह कि बस जानते थे कि अगर हुआ तो ऊपर तक जा सकता, खत्म हो जाएगी,
पता नहीं बचेगा। इसलिए इनके बीच में तनाव तो था, के रूप में इसी के लिए शब्द क्या यूज किया गया, कोल्ड वॉर। वॉर वो वॉर है, और वो युद्ध होता है जिसमें कि शस्त्रों के माध्यम से, की विचारधारा के माध्यम, ये दिमाग में लड़ा, ये ऐसी ऐसा युद्ध है जिसमें कि इस प्रकार के दांव पेच चले जाते हैं, डिप्लोमेटिक दांव पेच चलते हैं, डिप्लोमेटिक जो कह सकते हैं tactics हैं, उनका उपयोग किया है ताकि एक दूसरे में अपना वर्चस्व है वो आ सके। लेकिन युद्ध मैदान में किसी प्रकार सैनिक युद्ध से कहा गया। अब ये जो कोल्ड वॉर है, ये कई फेज से चलता है, और फाइनली जब 1991 में सार का पतन होता है, ये कोल्ड वॉर भी अपने आप खत्म, और इसके बाद सिर्फ खत्म हो गई तीसरी दुनिया है। तीसरी दुनिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में स्थापित किया। अब जो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इस पर थोड़ा सा मिनट की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसमें एक ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने 1931 में अपने जो देश थे, उपदेश थे, वो मिला करके एक कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन के कभी ना कभी एसोसिएट रहे। तो कॉमनवेल्थ का कब स्थापित हुआ, 1931 में। आज भी कॉमनवेल्थ है, और कॉमन में इस वक्त 56 देश हैं। सदस्य संख्या है 6। यहाँ पर एक चीज और ध्यान, कॉमनवेल्थ ये 56 देश हैं, सभी 56 का एक जो कहते हैं कि पदेन अध्यक्ष होता है, कह सकते हैं कि मुखिया होता है, चीफ ऑफ, वो हमेशा ब्रिटिश क्राउन, इसका सेक्रेटरीट भी लंदन में ही। ये हमेशा ध्यान रखें कि इसका पदेन चीफ कौन, क्राउन जो ब्रिटेन का राजा होगा वो इसका। आज इसमें 56 देश हैं, भारत है, और ये 1921 में कायम हुआ भारत का। अब दूसरी तरफ तीसरी दुनिया को में जो पेरू है, और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, नासिर, इन तीनों ने मिलकर के एक आंदोलन शुरू किया इसी दुनिया के देशों का, जिसे कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये 3 प्रमुख चेहरे थे, नासिर मिस्र के, इजिप्ट के, और टीटो स्लाविया के, स्लाविया के, ये मिल करके आपस में शुरुआत की। इसकी शुरुआत का जो बेसिक आधारभूत सम्मेलन है वो 1955 एशिया में बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ, ये हुआ इंडोनेशिया में। उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे सुकर्णो, एशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। बांडुंग सम्मेलन हुआ 1955, और यहाँ पर आधारशिला रखी गई नाम की। ये अलग बात है कि नाम की प्रॉपर शुरुआत होती बेलग्रेड अधिवेशन, यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड, 1961 में, 1961 से ये पर, और अभी हाल में इसका 19वां सम्मेलन हुआ है। सवाल इंपॉर्टेंट है आपका, इसका 19वां सम्मेलन है 2024, 2024 में इसका 19th सम्मेलन। जो नाम है, नाम सदस्य संख्या है 120। इसका 20वां सम्मेलन हुआ है उगांडा में, कब, 2024 में। और इन 120 सदस्य देशों में जो लेटेस्ट सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं वो है गैबॉन, दूसरा है टोगो। ये दोनों सदस्य देश शामिल हुए हैं कब, 2022 में।
2022 में गैबन और टोगो दो अफ्रीकन देश शामिल हुए। 2024 में अफ्रीकन देश युगांडा में इसका 20वां सम्मेलन। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है और ये हो सकता है कि सवाल आप इतिहास में भी या फिर जीके वाला पार्ट होता है, ये किसी भी लेवल पर आ सकता है, हमेशा ध्यान रखिए। युगांडा की राजधानी कंपाला है, ये याद रखिएगा, कंपाला। तो हो सकता है कि वो युगांडा ने लेकर के कंपाला पूछ लें आपसे। कंपाला युगांडा देश है और कंपाला उसकी राजधानी। हुआ है वो कंपाला में हुआ देश। तो 120 देश इसके हो गए और 56 देश हो गए कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई 1931 में। नाम की शुरुआत हुई 1961 में। नाम का एक आधारभूत क्या था 1955। गैबन और टोगो ये दो नई एंट्रियां हैं। इसके पहले 118 देश हुआ करते थे, अब 120 देश हैं। 2022 में गैबन ये शामिल हो चुके नाम में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं सब आपस में कनेक्टेड है। फाइनली आप देखते हैं कि 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यानी एक ध्रुवीय विश्व बन गया जिसमें अमेरिका अपना, तो ऐसे में ही बात हुई गलीकरण की, यानी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो भी पॉलिसीज हैं कि आर्थिक, तांत्रिक नीति, जन कल्याणकारी नीति, मानवाधिकार से जुड़ी, पर्यावरण से जुड़ी, इनको सारी दुनिया को एक साथ एक समान फोरम पर ला करके लागू करने, ताकि दुनिया में एक प्रकार से एक जैसा वातावरण, सभी को, सभी के बीच में जो किसी भी प्रकार के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म है, उस प्रकार का क्षमता है वो खत्म है, सभी लोग एक समान लेवल पर आगे करें। खासतौर से मंडलीकरण किया जाता है किसमें, आर्थिक क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य और जितनी औद्योगिक या कृषि संबंधी नीतियां हैं सभी देशों की एक जैसी कर दी। अब ये किस देश के पैटर्न पर की, स्वाभाविक है जो देश प्रभावशाली है, सबसे प्रभाव कर रहा अमेरिका, नाटो कंट्रीज। स्वाभाविक है कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो सारी दुनिया, इसी कारण से आप देखते हैं कि अमेरिकी पॉलिसीज हैं, अमेरिकी नीति खासतौर से आर्थिक के क्षेत्र में वही पूरी दुनिया में लागू, और इसी का एक बड़ा रूप था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापित। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब टूल हैं आज के नौ उपनिवेशवादी और नौ साम्राज्य के लिए, और जो अवनति। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सामंतवाद, चलते हैं, अगर सामंतवाद, एक बार से, अगर सामंतवाद कालीन व्यवस्था थी, वणिकवाद के बाद आगे जैसे से हम पूंजी पेशवाद आया, ये सब आधुनिक दुनिया, ये आधुनिक दुनिया भी हमारी चलती दशक तक की सोवियत संघ का नहीं हो, विचारधारा के रूप में अप्रासंगिक नहीं, तब तक ही व्यवस्था चलती रही। उसी के बाद का जो समय है, 1990 के दशक के बाद का जो समय है, इसी को कहा जाता है उत्तर आधुनिक। ये क्या है, पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्निटी वास्तव में मॉडर्निटी का वो हिस्सा बात शुरू हुआ। इसी खास तौर से दो प्रवृत्तियां हमेशा याद रखिएगा। एक प्रवृत्ति का जो प्रभाव है फेमिनिज्म की तरफ, नारीवाद, नारीवाद। दूसरा है तो जो कोई भी बात जब हम कहते हैं कि ये इको फ्रेंडली हो या फिर वो सेक्स या और जेंडर से परे हो, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का विभाजन समाज में या किसी भी प्रकार की विचार धारा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नारियों की उपेक्षा कर दी या पर्यावरण की उपेक्षा करके विकास। नारियों को साथ में लेकर के, महिलाओं को साथ में रख करके, उतार दे करके, निकाह दे करके, उनको भागीदारी दे करके और पर्यावरण को चाहते हुए आगे बढ़े, ये वास्तव सबसे बड़ी चीज है। इसी क्रम में अगर आप ध्यान करें, अब आप अपने आप समझ कैसे आपने देखा कि सारी की सारी जो बातें हैं, सामंतवाद 16वीं शताब्दी तक मध्यकाल, और इस मध्यकाल के अंत का जो अंत है उसकी शुरुआत हुई वनवास से, जो 16वीं से 18वीं चला। ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी के समय ही, 18वीं शताब्दी के मध्य में ही
क्रांति आती है। अब इसी वणिकवाद से उपनिवेशवाद यानी कॉलोनीज हैं, नए नए इलाके हैं, उन पर कब्जा करना शुरू, पर राजनीतिक वर्चस्व कायम करना शुरू। क्रांति के बाद पूंजीवाद के रूप और अच्छी तरह से बढ़ा बढ़ा और सुदृढ़ हुआ। ठीक है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि वादी शोषण के खिलाफ समाजवादी विचारधारा सामने आई, और 19वीं शताब्दी के बाद ने अपनी विचारधारा है वो स्थापित कर रतलमर 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में यानी 1917 में सामने। पूंजीवाद और मार्क्सवाद या समाजवाद, इन के बातों को अवसरवादी ढंग से प्रयोग किया किसने? नाजीवाद ने। नाजीवाद सिर्फ चला, और उसके खत्म होने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आप जानते हैं कि न्यू इंपीरियलिज्म यानी नौपनिवेशवाद, नौ साम्राज्यवाद शुरू हुए। इंग्लैंड ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कॉमनवेल्थ को बनाए रखा, से शुरू हुआ। तीसरी दुनिया ने अपने शोषण को बचाने के लिए गुटरपीठ आंदोलन की बात की, 1961 के बेलग्रेड अधिवेशन से हुआ, इसका 20वां अधिवेशन 2024 में हुआ। इसके अलावा जो 1990 के दशक के बाद, संघ के विघटन के बाद, सार के विघटन के बाद विकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वास्तव में पूंजीवादी वृत्ति है उसको बनाए रखने का एक फॉर्मूला है, और उत्तर आधुनिकता में ऐसी चीजों को देने की बात को सुनिश्चित करने सुनिश्चित रखने का आधुनिक काल में अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण शक्ति और पर्यावरण की जरूरत। इस तरह से ये सारे टर्म आपने देखे, सबसे जुड़ी बिल सब हमने 10 क्लासेस में किया, जरूरी नहीं पड़े आप इसका लाभ उठा सकते। अब आखिर में इसका छात्र कोशिश करता आपके साथ शेयर कर आपकी समझ इतिहास के साथ बनाए ना बायस्ड हुए किसी भी बात अच्छी तरह से। उम्मीद है कि पसंद आएगा इस तरह की और वीडियो, और है कि एंशिएंट पीरियड पीरियड हिस्ट्री है, उसमें कुछ ऐसी बातों को लेकर के ज़्यादा एक दूसरे कह सकते हैं कि इससे काफ़ी कुछ इस प्रकार से मैच रहता है कि अलग करना थोड़ा से भी। मैं नेपाल की तराई में अशोक के दो अभिलेख में, एक निगाली सागर का, एक लोग अब निगाली सागर और तराई में बसे हुए डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। जब हम कंफ्यूज करते हैं समस्याएं पैदा आ जाते हैं। इस तरह की स्पष्टीकरण है, इसके पहले हम कुछ हिस्टोरियोग्राफी हमारे कोड नंबर 36 में है आज के नाम से, चीन के नाम से, उसमें जिस प्रकार की हिस्टोरियोग्राफी